एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आज मैं लेकर आया हूँ फर्स्ट बुक की चैप्टर 7 से 7 जो चैप्टर है सुरक्षा वाला, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले मैं 2 पार्ट तो अपलोड कर चुका हूँ। पहला मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था, उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट डाला था जिसमें हमने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की बाहरी सुरक्षा के बारे में पढ़ा था। ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा है क्या। मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको हर एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी। वैसे अब मैं इस पार्ट में भी मैंने करा है, मैं इसे में भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप बस ध्यान से देखते रहिए, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। इसमें हम देख रहे हैं आंतरिक सुरक्षा, यानी आंतरिक सुरक्षा का जैसा इसका अर्थ मैंने बताया था कि ये देश की अंदरूनी सुरक्षा से होता है। इसका आशय अंदरूनी सुरक्षा का मतलब यह है कि देश को कुछ खतरे देश के अंदर होते हैं, क्योंकि बाहरी सुरक्षा में हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि बाहर से हमें जो खतरे होते हैं, यानी दूसरे देशों से, सीमा रेखा के बाहर से, या कोई सैन्य खतरा। लेकिन ये जो खतरे हैं ये देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर हैं। और मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में ही, सबसे फर्स्ट पार्ट में, कि जो आंतरिक खतरे होते हैं, जो देश के अंदरूनी रूप से जो खतरे होते हैं वो अधिक नुकसानदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहरी खतरे देखें, जो सैन्य हमले हम पर आज तक हुए हैं, हमारे 4 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, 1 युद्ध हुआ है चाइना से। पाकिस्तान से हमारा पहला हुआ था 47-48 में, सेकंड हुआ था 1965 में, तीसरा हुआ था 1971 में, चौथा हुआ था 1999 में, और इसके बाद चाइना से हमारा 1962 में, 1962 में हमारा युद्ध हुआ था। तो अभी तक हमारे 4 से 5 युद्ध ही हुए हैं बाहर से। लेकिन अगर देश के अंदर देखें तो अंदर तो ना जाने कितनी समस्याएं हम आज तक झेलते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो, आप यहाँ से देख सकते हैं, इससे हम देश के अंदरूनी खतरों तथा उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं देश के अंदर क्या होता है। जैसे कि गृह युद्ध, देश के अंदर ही किसी समुदाय में किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए जिससे हमारे देश के अंदरूनी रूप से लोगों को नुकसान पहुँचे, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, तो हो सकता है। इसके बाद है देश के अंदर रक्तपात। अगर देश के अंदर खून खराबा, रक्तपात हो रहा होगा तो कैसे वो देश बाहर की समस्याओं से निपट पाएगा? अंदरूनी रूप से ही अगर कोई कमज़ोर है तो नहीं हो सकता। तो ये भी एक अंदरूनी समस्या है। नक्सलवाद भी एक समस्या है, हालांकि बुक में नहीं दे रखा है तो मैं इसको समझा देता हूँ कि नक्सलवाद, जो नक्सली लोग हैं वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, लेकिन वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारे ही देश के लोगों को पहुंचाते हैं। तो ये भी एक अंदरूनी समस्या है कि ये बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर की समस्या है। धर्म युद्ध, जैसे कि किसी धर्म को लेकर कोई लड़ जाए, इसे इसकी जगह अगर मैं धर्मनिरपेक्ष और कुछ ऐसा लिखता तो ज़्यादा बेहतर था। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 धर्मों के लोगों के बीच में किसी छोटी सी बात का विवाद हो जाए या कुछ भी, अगर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो भी क्या करता है, आंतरिक रूप से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है। हिंसा फैल जाए, समुदायों का आपस में झगड़ा हो जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें लोग गाड़ियों को जला देते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, उसमें कई लोगों को हमले का शिकार होना पड़ता है, कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये क्या है? ये देश की अंदरूनी समस्याएं हैं। और ऐसी अगर अंदरूनी समस्याएं देश में आए दिन होती रहती हैं तो सरकार का जो ध्यान होगा वो सारा का सारा इन चीज़ों पर जाएगा, यानी कि वो विकास कार्यों को नहीं कर पाएगी सरकार अच्छे से, उसका सारा ध्यान देश के अंदर की समस्याओं से निपटने में चला जाएगा। तो इस पारंपरिक धारणा में, आंतरिक सुरक्षा में, हम ऐसे ही खतरों को पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इस घटना से देश के अंदर समस्या उत्पन्न होती है और कोई देश इससे कमज़ोर होता है, जाहिर सी बात है, अगर देश में ये समस्या होगी तो देश कमज़ोर हो ही जाएगा। और जब देश कमज़ोर हो जाएगा तो बाहरी ताकतों को मौका मिलता है, यानी पड़ोसी देश, कोई ताकतवर देश है या कोई दूर का देश है, ताकतवर देश है, तो उसे मौका मिल जाएगा हम पर हमला करने का, युद्ध करने का हमसे, इस तरीके से। तो इसके बाद आगे हम देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन अंदरूनी सुरक्षा के मुद्दों पर कम ध्यान दिया गया, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में सबका ध्यान बाहरी सुरक्षा में था। आपको याद होगा जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद दुनिया जो थी वो शीत युद्ध के दौर में जी रही थी। और शीत युद्ध के दौर में क्या था, 2 महाशक्तियों खेमे में बढ़ चुका था सारा संसार, 2 गुटों में, पश्चिमी और पूर्वी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ, इस तरीके से। तब उनके बीच में जो समस्याएं थी वो बाहरी समस्याओं पे ही ध्यान जाता रहा कि इससे लड़ाई हो रही है, उससे लड़ाई हो रही है, हथियार बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, दुनिया भर की बातें हमने पढ़ा। उस टाइम पे अंदरूनी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया। आगे देखते हैं। इसमें ये है कि यहाँ से, क्योंकि इस समय जो विश्व में माहौल था उसमें दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। और इसके बाद है अलगाववादी आंदोलन। हाँ, ये भी एक ऐसा
अच्छा मुद्दा है अलगाववादी आंदोलन का। कई जो अंदरूनी समस्याओं के रूप में देश को खतरा पहुंचाता है। उदाहरण दूं मैं, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे अलगाववादी आंदोलन ज़्यादा होते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश में ही रहते हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं, फिर भी ना जाने क्यों वो पाकिस्तान और दूसरे देशों के गुण गाते हैं। तो यही होता है अलगाववाद, कि अपने देश में रहकर किसी दूसरे देश के हिस्सों को बंटवाना, यानी अलग देश की मांग करना या अलग राज्य की मांग करना, कुछ इस तरीके से। तो ये अलगाववादी खतरे होते हैं जिससे देश कमज़ोर बनता है। औपनिवेशिक देशों को खतरा, हाँ जब औपनिवेशिक देश थे तब भी ऐसे खतरे सामने आ रहे थे। और भी कई तरह के खतरे थे। मैं इसमें आगे थोड़ा सा टॉपिक पहले कवर करूँ फिर बताता हूँ। पड़ोसी देशों से आशंकित थे कुछ देश, हाँ कुछ देश ऐसे थे जो अपने पड़ोसी देशों से भी आशंकित रहते थे कहीं यहाँ से समस्या ना उत्पन्न हो जाए। एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश, एशिया और अफ्रीका में जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, अब उनके सामने समस्या थी आंतरिक सैन्य संघर्ष, यानी देश के अंदर ही अब सैन्य संघर्ष हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अलगाववादी आंदोलन की देश से अलग होने की मांग करते हैं, जैसे हमारे देश में मिजोरम, मणिपुर यहाँ पे भी हो चुकी है, पंजाब में, कश्मीर में, कई ऐसे राज्य हैं जो जिनमें मांग उठ चुकी है अलग होने के लिए। तो ये जो है ये देश की अखंडता और संप्रभुत्ता को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये हमारी आंतरिक समस्याएं मैंने यहाँ से पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, हालांकि टाइम कम होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, पर आप मेरे इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और बुक में अगर आप एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक बनता है हमारा। तो दोस्तों ये है सुरक्षा के अपारंपरिक और इसके पक्ष कौन से हैं। ये अपारंपरिक धारणाएं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपनी। इससे पहले मैंने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अपारंपरिक धारणा कि अपारंपरिक धारणाएं कौन सी है। तो इसके दोस्तों दो पक्ष होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। दो पक्ष जो हैं इसमें पहला अगर मैं पॉइंट आपको दिखाऊं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो यह है मानवता को सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। एक में मानवता की, पहले पॉइंट पे हम पढ़ेंगे मानवता की सुरक्षा, दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे विश्व की सुरक्षा। और आगे देखते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों। हाँ इसका मतलब समझ लो आप पहले, कि इससे पहले हमने पारंपरिक धारणा में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था दो तरह के खतरे। एक तो बाहरी समस्याओं के बारे में पढ़ा था, दूसरा आंतरिक समस्याओं। बाहरी समस्याओं में हमने ये पढ़ा था कि हमें दूसरे देशों की सेना से खतरा हो सकता है या किसी पड़ोसी देश से। आंतरिक समस्या में हमने पढ़ा था कि देश के अंदर कोई समस्या हो जाए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा में दोस्तों दो तरह की चीज़ें मेन है, एक मानवता की सुरक्षा, दूसरा विश्व की सुरक्षा। तो इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अपारंपरिक धारणा में ये है कि इसमें हम और कई तरह के खतरों को ले लेते हैं, ना तो अंदरूनी ना बाहरी, और भी बहुत सारे खतरे हैं जो हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे, वो सारे खतरे यहाँ पे शामिल होते हैं। मैं इसे पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुन लेना कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों के साथ साथ, इसमें सैन्य खतरों के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर आने वाले खतरों को भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों वो खतरे कैसे हो सकते हैं, मैं यहाँ से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। वो ये हैं कि अकाल पहले नंबर पे मैंने डाला है, दूसरा महामारी, तीसरा आतंकवाद और चौथा ग्लोबल वार्मिंग। अकाल क्या हो जाता है, किसी देश में सूखा पड़ जाना, बारिश का ना होना, इस तरीके से अनाज की कमी हो जाना, तो इस अकाल वगैरह जैसी समस्याएं हो जाती हैं। महामारी आपको पता होगा बहुत सारी बीमारियां, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, सार्स हो गया, ऐसी कई खतरनाक बीमारियां हैं जो कि नुकसान पहुंचाती है लोगों को। तीसरा हो जाएगा दोस्तों आतंकवाद। ये तो एक ग्लोबल समस्या है, यानी सारी दुनिया इस समस्या से निपट रहा है, चाहे वो एक छोटा देश हो चाहे वो एक बड़ी महाशक्ति हो। आतंकवाद की समस्या से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हर कोई पीड़ित है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग मैंने 8वें चैप्टर की वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने अच्छे से डाल रखा है। ये वैश्विक ताप वृद्धि है जिससे कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। ओजोन परत में जो छेद था, ये सारा टॉपिक था, मैंने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करा है, आप वहाँ से देख लेना है। यहाँ से आप खाली इन पॉइंटों को लिख लीजिए और इनके ये मैंने हेडिंग आपको दे दी है, अकाल, महामारी, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग। इसका एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ से एक टॉपिक हमारा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखो इसे। क्वेश्चन ये है मेरा कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे कौन से, यानी अपारंपरिक धारणा। ध्यान रखना, पारंपरिक में बाहरी और आंतरिक पढ़ा था हमने, अपारंपरिक धारणा में दुनिया के सामने कौन से खतरे हैं जो आज के टाइम पे मौजूद है।
पहला पॉइंट अगर मैं बोलूँ, आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे सभी पीड़ित हैं। आतंकवाद क्या होता है दोस्तों? आतंकवाद में का ना तो कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। इसका बस एक ही मकसद होता है, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना। तो इसमें क्या होता है, आतंकवादी जो लोग होते हैं वो जिहाद के नाम पे और ना जाने किस किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि अधिकतर ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो कि मासूम निर्दोष होते हैं, और इनका हमला जो होता है हमेशा भीड़ भाड़ वालों जगह पे होता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, कोई होटल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकता है, धर्मशाला, कुछ भी ऐसी जगह जहाँ मार्केट वगैरह जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के सामने। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है मानव अधिकार। मानव अधिकार आपको पता ही है कि जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, कई तरह के अधिकार होते हैं। तो इन अधिकारों से कैसे मतलब खतरा हो सकता है? तो खतरा अधिकारों से नहीं, बल्कि खतरा तब होता है जब मानव अधिकारों की पूर्ति ना हो। यानी किसी देश में आपने देखा होगा, कहीं कई देश हैं इराक वगैरह, वहाँ पे लोगों के साथ बहुत जुल्म ढाए जाते हैं, बहुत गलत होता है। यही होता है मानव अधिकारों का उल्लंघन। तो इसमें बात ये की गई थी कि जहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए कि वो किसी तरीके से इन जगह की पहचान करे और वहाँ पे जाके इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद करे, और अगर जो इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं उन पे हमला करे। तीसरा है वैश्विक निर्धनता, गरीबी। गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे ना, तो गरीबी से बड़ा अभिशाप इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि गरीबी एक ऐसी समस्या है जो इंसान को ना जाने कितनी समस्याओं से जूझने को मजबूर करती है। और ये एक ऐसी समस्या बन गई है आज के टाइम पे दुनिया में। मतलब इससे क्रिमिनल्स एक्टिविटी अधिक बढ़ती है कि गरीब लोग होते हैं, रोज़गार नहीं होता, उनके पास समस्या बहुत होती है, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। और गरीबी अशिक्षा के तहत ही एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि गरीब लोगों से ही जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। आप देखोगे तो जो डेवलप देश होंगे, अमीर देश होंगे, वहाँ की जनसंख्या कम मिलती है, और जो विकासशील देश वगैरह होते हैं जहाँ पे वहाँ पे जनसंख्या की दर, वृद्धि दर जो होती है वो अधिक होती है। तो ये भी एक समस्या हो जाती है हमारे लिए। और शरणार्थियों की समस्या, हाँ, जब किसी देश में लोगों को सताया जाए, उनके साथ कोई हमला हो जाए, हिंसा हो, तो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, तो उनको मजबूरन शरणार्थी बनकर कहीं और रहना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है। इसी में दोस्तों प्रवास, अप्रवास, ऐसे कुछ टॉपिक होंगे, प्रवास, आंतरिक रूप से प्रवास, ये सारे टॉपिक थे। मैंने छोटे छोटे टॉपिक नहीं करे हैं, आप बुक में से देख सकते हैं। मैंने हेडिंग वगैरह अब डाली है ताकि आपको यहाँ से बड़े टॉपिक क्लियर हो जाएं। अगला है बीमारियाँ। बीमारियाँ आपको जानते हो आप, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, सार्स हो गया, ये किसी देश की सीमा रेखा के अंदर दायरे में नहीं रहते। ये एक ऐसी समस्या है जो दुनिया के सभी देशों में पहुंच सकती है। तो ये बीमारियाँ जो होती हैं ये भी एक खतरनाक हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये पता लग गया कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के समक्ष कौन से ऐसे खतरे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ से मैंने ये 5 पॉइंट बनाए। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको 1-2 पॉइंट और बन सकते हैं, लेकिन हालांकि मैंने इन पॉइंट में काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में ये देखो आप, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मैं आपको कह रहा हूँ, आप कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ ना पढ़ें, क्योंकि आपकी आदत और ख़राब हो जाएगी ना पढ़ने से। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये टॉपिक जो है ये ज़रूर पढ़ना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या मेरा। क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत की सुरक्षा की रणनीतियों के 4 घटक बताओ। आप ऐसा मान लो कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लो कि आप देश के पीएम हैं, तो आपके सामने एक समस्या है कि आप अपने देश को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी कौन सी रणनीतियाँ, कूटनीतियाँ आप बना सकते हैं जिससे देश सुरक्षित हो जाए। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बना के पूछा है, और डायरेक्ट देखें तो ये सीधा साधा क्वेश्चन हो जाएगा। तो रणनीतियाँ देखो, मैंने बहुत, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत बड़े बड़े मतलब पार्ट में मिलेगा। हालांकि मैंने इसे हेडिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। मैंने ये 4 पॉइंट फिर भी बड़े लिखे, मैं चाहता तो इसे और भी छोटे लिख सकता था, लेकिन यहाँ से आपको मैं सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। पहला दोस्तों पॉइंट आप देख रहे हैं, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। ये तो मतलब कोई भी अगर समझदार व्यक्ति होगा तो सबसे पहले वो इसी काम को करेगा कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे सेना को अच्छे हथियार मिले, सेना को अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, सेना को मजबूत किया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप ही कोई देश मजबूत हो जाएगा। अमेरिका इस दुनिया में सबसे ताकतवर है, तो इसके पीछे कारण है उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति।
तो ये तो किसी भी देश को मजबूत बनाती है। सेकंड दोस्तों पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन वगैरह हैं, तो इनको मजबूत करना चाहिए, हमें इनके साथ रहना चाहिए, इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अंतिम पंच मैंने लिख रखा है, यूएनओ को मानना है। यानी कि अगर देश में कोई समस्या आ जाए, विभिन्न देशों के बीच या वर्ल्ड में कोई समस्या आ जाए, तो अंतिम पंच हमें किसे मानना चाहिए? अंतिम पंच का मतलब है न्यायाधीश। अंतिम न्यायाधीश हमको यूएनओ को मानना चाहिए। यानी कि यूएनओ का जो अंतिम फैसला हो वो सर्वमान्य हो और सभी उस चीज़ को माने। अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया भर में बहुत सारे सुधार आ जाएंगे। कोई देश मनमानी करेगा तो दूसरा देश उसकी कंप्लेन लेके यूएनओ के पास जा सकता है, और ऐसे में यूएनओ अगर अपना फैसला सुनाएगा तो वो फैसला उस देश को मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि अंदरूनी समस्याओं से निपटना। दोस्तों अंदरूनी समस्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देश अगर कोई अंदरूनी समस्याओं से आज़ाद है बिल्कुल, तो वो अपने आप ही विकास कर सकता है और अपने आप को सुरक्षित रह सकता है। मान लो किसी देश में खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, धर्म को लेकर, जाति को लेकर या किसी अन्य मुद्दे को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, चलता रहता है, तो ऐसे में समस्या क्या आती है उस देश के सामने कि वह अंदरूनी समस्याओं के कारण कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले हमें अंदरूनी समस्याओं से निपटना है। अगर अंदरूनी समस्याओं से हम निपट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने देश को सुरक्षित बना सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट इजी लगा होगा। चौथा पॉइंट मैं आखिरी पॉइंट पढ़ देता हूँ, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो कैसे मतलब इतनी बड़ी सेना का खर्चा उठाएगा, कैसे मतलब अपने देश का विकास करेगा। अच्छी टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए मतलब पैसे की तो इम्पोर्टेंस होती ही है। और कोई देश आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं है तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और मैं आपको 4 पॉइंट यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ। सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना, अंदरूनी समस्याओं से निपटना और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर लिख दिया मैंने अपना, आप मेरे नंबर पे मैसेज करके मुझे अपना नाम और कहाँ से हो आप ये बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन ऐड कर दूँगा। और दोस्तों प्लीज़ वही बच्चा आए जो सीरियसली पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने इसीलिए बनाए ताकि वो अच्छे बच्चे आएँ जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा टाइम पास और मनोरंजन चाहता है तो दोस्तों सॉरी, आपके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो जगह नहीं है, लेकिन आप दिल से पढ़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो